नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, फिर इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पहले ध्यान से सुनना है। ओके। जो क्लास आज की आपके ली गई है ये वन लाइनर की है, वन लाइनर की, ठीक है। इसमें आपके वन लाइनर ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसके साथ साथ जो इंडिया में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं वनडे के, उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है। अच्छा, इनमें से इस पीडीएफ में किसी किसके प्रश्न लिए गए हैं तो फिजिक्स के लिए गए हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन लिए गए हैं। हम आपको इन लाइन जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग कहाँ पर गलती करेंगे हर उस गलती को पहले ही बताता चलूँगा। ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि जब आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तब आप यकीन मानना महसूस कर पाएंगे कि क्लास आपके इस एग्ज़ाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए हम पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। ओके, चलिए। मैंने बहुत सारा जूम कर दिया है, पर तुम्हारे पास ऑप्शन जूम करने का नहीं होगा, मेरे पास है, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब कुछ सही है, ठीक है। इसमें लिखा है जो पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट है, इसमें है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर मात्रक है किसका, दूरी का। देखो इसमें तो लिखा है, आराम से कर भी लेंगे। लेकिन जब कभी एमसीक्यू प्रश्न आता है पेपर में जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एमसीक्यू प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसी एक ऑप्शन में देता है समय। और बहुत सारे लड़के प्रकाश वर्ष समय का मात्रक लगा चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ना कि समय का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का, ठीक है। जितनी सावधानी आपको एग्ज़ाम में बरतनी चाहिए, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे सावधानी आपको बरतनी चाहिए मैं आपको पहले ही बताता हुआ चलूँगा। ओके, अब दूसरे की ओर देखते हैं। जो पॉइंट नंबर मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, फिर इसमें है आपका पॉइंट है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। इसमें है प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इसमें देखो कैसे, 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। अच्छा, जब कभी ऑप्शन में आप लोग कब जब परीक्षा देते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होता है, उसमें होता है 9.46 गुणा 10 की पावर -12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। ऑप्शन आपका यही सही होगा कि 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर, यही आपका आंसर सही होगा, ना कि ये आपका सही होगा फर्स्ट, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है ना। और ये वाला गलत है जो मैंने अभी ड्रॉ किया सबसे ऊपर, ये गलत है, ये वाला गलत है बिल्कुल। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस आंसर को आप टिक कर पा रहे हैं। तो 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर, ना कि -12, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है तीसरा, 1 पारसेक बराबर होता है। अच्छा, 1 पारसेक ये सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना, दूरी का। प्रकाश लिखा है 1 पारसेक बराबर होता है, तो कितना, 3.3 गुणा 10 के पावर 16 मीटर। अगर कहीं पर अगर मीटर में ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पर ऑप्शन में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। इस तरह 1 पारसेक किसका मात्रक है, ये भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है 3.3 गुणा 10 के पावर 16 मीटर में। अब जब कहीं पर ऑप्शन में मीटर में नहीं होता तो आपका प्रकाश वर्ष में कभी कभार पूछ लेता, तो उसमें ऑप्शन में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ओके, चलिए। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं जो कि थर्ड है, यहाँ पर फोर्थ है, लिखा है लैंप की बत्ती में तेल केस की उन्नयन ऊपर की ओर चढ़ता है, किसके कारण, किसकत क्रिया के कारण। देखो अगर हमारे पास अब तो खैर उसका लालटेन वगैरह का ज़माना चला गया दिए का,
लेकिन अगर ये केशकत के कारण, जैसे आप कपड़े धुलने के लिए पुराने डालते हैं तो धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर बढ़ता है और पूरे कपड़े को भिगा देता है। किस कारण? केशकत के कारण। जैसे कि अब तो खैर अगर आप दिए में अगर कोई अगर आप तेल डालेंगे तो केशकत के कारण ही ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, तो केशकत के से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि अगर आप टॉवल को एक पानी से भरे पात्र में डाल देंगे तो आप उसका छोटा सा टुकड़ा पानी में डुबोइए और धीरे 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 वो पूरा टॉवल आपका भीग जाएगा। किस कारण? केशकत क्रिया के कारण। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ये समुद्र तट पर वायुमंडलीय दबाव यानी दाब होता है एक बार। ये वायुमंडलीय दाब जैसे का होता है ना, एक बार के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब, एक बार के बराबर। ये बार है, बाल नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आर्ट ग्रुप वाले अगर लड़के भी हैं तो दूसरे को समझेंगे। साइंस ग्रुप वाला समझेगा कि वायुमंडलीय दाब होता कितना है, एक बार के बराबर। चलिए मैं इसको आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, 1 जूल बराबर है इस ऑप्शन में कि 1 जूल बराबर है, तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे देता है 10 के पावर 5 अर्ग। तो बहुत सारे इसको लाकर चले आते हैं जो कि गलत है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ये वाला आपका सही है। ठीक है ना, ये वाला आपको यही आंसर लाकर चलाना है। जो मैंने अभी लिखा था ये वाला, ये गलत है आपका, ये सरासर गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, इसमें अगला है न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए जब तक उस पर कोई बाह्य न लगाया जाए। यानी न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये फर्स्ट नियम है न्यूटन का। अच्छा, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, लेकिन कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, आपको बताना है कि गति के समीकरण देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, न्यूटन था या गैलीलियो गैलीली था। एक बार फिर सुन लीजिए, न्यूटन ने गति के प्रथम नियम को दिया था, यानी न्यूटन ने गति को नियमों को दिया है, लेकिन गति के समीकरण देने वाले बंदे का क्या नाम था, यानी गति के समीकरण देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। मैं ऑप्शन देता हूँ, न्यूटन या गैलीलियो गैलीली। आपको आंसर कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर सही है। ओके, चलिए एक ऑप्शन में और देखते हैं। तो नीचे हमारा पॉइंट है, इसमें लिखा है एक अश्वशक्ति, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट की। ऑप्शन में देता है 786। लोग इसको मार के चले आते हैं, एक बार मैं खुद इसको लगाकर चलाया था। ठीक है, तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति बराबर। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, 786 वाट नहीं, 746 वाट, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं हर बार जितनी आप लोग गलती करने की संभावना आपकी माइंड में है, मैं पहले बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला हमारा पॉइंट जो है नीचे की ओर, यहाँ पर इसमें चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति था, हाँ, ये नील आर्मस्ट्रांग था, जिसने चंद्रमा की धरती पर पहली बार अपना कदम रखा था। ठीक है, कई बार एग्जाम में स्टैटिक्स का पोर्शन ये पूछा गया था। आगे बढ़ें। अच्छा, कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, आपको बताना है कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस सन में पैर अपना रखा था और साथ ही साथ ये कहाँ का रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इसमें है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था। तो अंतरिक्ष यात्री का नाम था नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम था ल्यूनिक सेकंड। ये प्रथम यान था जिसने चंद्रमा पर पहली बार जाने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, एक और देखते हैं। सबसे लास्ट में मेरे बैकग्राउंड में आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, क्योंकि आजकल जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है ना, 6-7 दिन होता है भगवान श्री कृष्ण का, इसीलिए आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है ना,
किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार क्या होता है, बढ़ता है। देखिए मैं एक पृथ्वी बना देता हूँ हल्की सी, पर ये पृथ्वी है नहीं, पर मान लेते हैं कि हाँ ये पृथ्वी है, ठीक है ना। अच्छा अब बात करता हूँ भूमध्य रेखा कहाँ पर है, हमेशा इक्वेटर बीचों बीच होती है। अच्छा ध्रुव हमेशा ऊपर होती है, यहाँ पर एक ध्रुव होगा, यहाँ पर होगा। ऊपर वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दो पोल होते हैं। अगर बात करूँ, ये भूमध्य रेखा है हमारी जो मैंने खींचा है, अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, यानी कि सेंटर से केंद्र की ओर, सॉरी केंद्र से परिधि की ओर, और यहाँ पर भी केंद्र से परिधि की ओर, यहाँ पर यहाँ से केंद्र की परिधि की ओर अगर यहाँ पर जाऊँगा तो क्या उसका भार बढ़ेगा हमेशा। यानी किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसका भार बढ़ता है। ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी कभार घटता देता है, आपका घटता नहीं है, गलत है, बढ़ता है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है इतना चीज़ें। आगे बढ़ूँ, चलिए चलिए वर्षा की बूंद गोल होती हैं। वर्षा की जो बूंदें गोल क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंद मतलब जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोल होती हैं। और कुछ आपको ऐसी दिखाई देंगी, कहाँ पर मेरा पेन है भी, जैसे कुछ ऐसे मिलेंगी हल्का सा, ठीक है ना। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती हैं। आगे बढ़ूँ, चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, नाभिकीय जो त्रिज्या का मात्रक है फर्मी। नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक क्या है, फर्मी। अच्छा एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10 के पावर -15, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में देता है 10 के पावर 15, ये वाला गलत है और आपका ऊपर वाला सही है जी। तो नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक क्या है, फर्मी, और एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15, ठीक है। यो की मन लिखा है नीचे 10 की पावर +15, ये गलत है, आपको ध्यान में रखना है। जितनी आप एग्ज़ाम में गलती करेंगे उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ आप इतनी जगह पर गलती कर सकते हैं, ओके। चलिए अब मैं बात करूँ, अगला जो हमारी यहाँ पर पॉइंट है, समुद्री दूरी मापने का मात्रक है नाटिकल मील। ये कहीं कहीं पर नाटिकल माइल मिलता है, तो नाटिकल मील ये समुद्री दूरी मापने का मात्रक है, ठीक है। अच्छा अगला जो हमारा पॉइंट है, समुद्री जहाज़ की गति का मात्रक है नॉट। इसे हम नॉट, ये नॉट नहीं, ये नॉट है, नॉट, इसमें ही इसका मात्रक है, इसका समुद्री जहाज़ की गति का मात्रक है नॉट। अब एक क्लास हमारी अभी और आएगी, उसमें भी हम आपको सम्मान पढ़ाएंगे, ठीक है, कि कौन सा सम्मान, जैसे कि नॉर्मल बोरलांग पुरस्कार किस में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस में दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम आपको पुरस्कार कराएंगे। तो इसके बाद जस्ट उसकी वीडियो आएगी, आप उसको देख लीजिए, हमारे हिसाब से बहुत बेटर होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि छोटा चैनल है, कोई भी होगा अपने हिसाब से भरसक प्रयास करेगा बताने के लिए, ठीक है। और जो बड़े सब्सक्राइबर हैं, लड़के उसमें आए या फिर आए, उनसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है, यूरेका संबंधित किससे है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यूरेका संबंधित है किससे, आर्किमिडीज से। अच्छा आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। जब कोई वस्तु किसी द्रव पर तैरती है, ऐसे ही सिद्धांत देने वाला व्यक्ति का नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। वो होता है ना कि जब कोई जहाज़ नदी से जाकर के किसी समुद्र में जाता है तो उसका सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जहाज़ उठ जाता है। तो ये सब जितने संबंधित सिद्धांत हैं, इसे आर्किमिडीज ने ही दिया था, ठीक है ना। चलिए इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स स्थित है। ये कहाँ पर है, कोडाईकनाल। और कोडाईकनाल कहाँ पर, ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैप में से छोटा से बन जा भाई, हल्का सा इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर पड़ेगा तमिलनाडु, ठीक है ना, यहाँ पर तमिलनाडु पड़ेगा। और यहीं पर कोडाईकनाल एक स्थान का नाम है, और यहीं पर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स
स्थित है, ठीक है ना, कहाँ पर, तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु रामेश्वरम में ही जन्म हुआ था किसका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जब पोखरण राजस्थान में परमाणु की टेस्टिंग हुई थी, ठीक है ना, तब उतने समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में थे, और उतने समय आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उतने समय ये भी थे, ठीक है ना। पोखरण राजस्थान 1998। अगला स्टार्ट करते हैं। हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है, कई बार पूछा गया है, 76 वर्ष में दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद ही आपको दिखेगा हेली पुच्छल तारा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या ये किसके याद में मनाते हैं? क्या CV रमन का हैप्पी बर्थडे है? CV रमन, क्या CV रमन का हैप्पी बर्थडे है? आखिर किस लिए मनाते हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा कि 28 अगस्त 1930 को क्या हुआ था CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है, बताना है आपको चलो लिखा गया नीचे ऑप्शन में है भी, देखो 28 फरवरी 1930 में डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रमन प्रभाव के लिए, और तभी 28 फरवरी 1930 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक, होता है ना, फादर बराबर माँ, F बराबर ma, इसी बात कर रहा है, ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक, F बराबर ma, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई, जैसे कि समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है सही, और यहाँ पर सगले वाटर को भरा पड़ा है यहाँ पर सभी, तो समुद्र की गहराई जो हम ऐसे मापते हैं ना, ये गहराई यानी नीचे को जब हम जाते हैं उसे हम गहराई बोलते हैं। तो समुद्र की गहराई मापने का मात्रा क्या है, फैदम बोलते हैं, फैदम समुद्र की गहराई मापने का मात्रक है, फैदम, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर द्रव का प्रवाह मापने का मात्रक है क्यूसेक। अब पेट्रोल डीजल में बहुत नाम सुनेंगे कि हाँ, या फिर कभी कभार पानी में भी इस्तेमाल किया जाता है कि इस राज्य की सरकार ने इतना क्यूसेक पानी छोड़ा, यानी द्रव के प्रवाह का जो मापने का जो मात्रक है ना, उसे क्यूसेक बोलते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला 0 अंश सेंटीग्रेड से 4 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है, पानी क्या है, सिकुड़ता है। अच्छा, ऑप्शन में रहता है ऐसा ही कहा, ये है ऑप्शन में कि फैलता है, ऑप्शन में भी रहता है, तो फैलता नहीं है भाई साहब, सिकुड़ता है, ठीक है ना, फैलता नहीं है, सिकुड़ता है। कब, 0 अंश सेंटीग्रेड से 4 अंश सेंटीग्रेड तक अगर हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म पानी करने पर ये पानी जो आपका सिकुड़ता है, फैलता नहीं है। फैलता कब है, जब हम पानी को गर्म करेंगे, जैसे कि हमारे पास बर्फ़ है, अगर मैं बर्फ़ को मैं गर्म करूँगा तो आपको फैलेगी, ठीक है ना। हाँ, अच्छा एक और देखो नीचे आकर के, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 अंश सेंटीग्रेड पर, 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन पर देता है -4 अंश सेंटीग्रेड, जो कि ये वाला बिल्कुल गलत है, आपका यही सही है, ठीक है ना। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। जो मैंने अभी लिखा ये वाला, ये बिल्कुल गलत है आपका, ये बिल्कुल गलत, रॉन्ग है, ठीक है ना, इसको आप आंसर करेंगे ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल गलत है। चलिए एक और लेते हैं, चलिए लिखा है बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने से संकेत मिलता है। अगर एकाएक गिर रहा है तो आंधी और तूफान आने की संभावना है।
ठीक है। अगर एकाएक नीचे गिर रहा है तो आंधी और तूफान आने की आशंका है, आने की संभावना है। लेकिन अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना है। अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना है। लेकिन अगर बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक अगर ऊपर जा रहा है तो मौसम के साफ होने की संभावना है। मौसम के साफ होने की संभावना है। तो बैरोमीटर से जितने प्रश्न बनेंगे मैंने आपको बता दिया है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिर रहा है तो आंधी तूफान आने की संभावना है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब कि एकाएक नहीं, धीरे से गिर रहा है, धीरे आराम, तो उसमें वर्षा होने की संभावना है। ठीक है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या है, मौसम शाम होने की प्रबल संभावना है। वैसे यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरने का संकेत क्या है, वर्षा होने का। ठीक है। इसमें क्या है, एकाएक, ठीक है ना, यानी जल्दी से गिर पड़ेगा, आराम जल्दी तेजी से करके। लेकिन अगर धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे पाठ्यांक गिर रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या है, वर्षा होने की संभावना है। अगर ये पाठ्यांक अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या है, मौसम साफ होने की संभावना है। ओके, ये देखो ये तीन के तीनों ऑप्शन लिखे गए हैं यहीं पर, ये यहाँ तक है तीनों। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरने से संकेत मिलता है किसका, आंधी तूफान आने के संकेत मिलता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे गिरने का संकेत मिलता है तो क्या है, वर्षा होने की प्रबल संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो क्या है, दिन साफ रहने का संकेत, यानी मौसम सफा रहेगा। आगे बढ़ें, चलिए एक और देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ आपको क्लास अगर ऐसी ही चाहिए तो हम आपके सामने ऐसे ही क्लासें लाते रहेंगे। ठीक है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हमेशा खुला रखता हूँ अपनी वीडियोस का। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से आपके उस डिमांड को जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए अब लिखा है, पनडुब्बी के अंदर किसे बाहर की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के द्वारा अगर कोई पनडुब्बी के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो बाहर की दुनिया को देख सकता है वो। ठीक है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुएं अगर देखना हो तो देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ पर करते हैं, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा वस्तु को देखना, अगर मुझे देखना है तो मैं सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग लोग करते हैं ना, यानी छोटे को बड़े में देखने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, दूरदर्शी का उपयोग कहाँ पर करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है ना, ऐसा है। श्यानता गुणांक का मात्रक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला पॉइंट मार्क कर लीजिए। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है, पोइस। श्यानता गुणांक का मात्रक है। अगर श्यानता कहते किसे हैं, किसी द्रव के गाढ़ेपन से संबंधित श्यानता। अगर मैं एक ऑप्शन लूँ, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ श्यानता के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं श्यानता। एक ठीक, श्यानता एक तरफ मैंने जल लिया है और एक तरफ मैंने लिया क्या है, शहद ले लो, शहद करो, शहद नहीं, शहद। अच्छा, अब बोलो किसकी श्यानता ज़्यादा है। अच्छा बताओ, ज़्यादा स्पीड से पानी बहेगा कि ज़्यादा स्पीड से शहद बहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड से जल बहेगा क्योंकि जल की श्यानता ज़्यादा है और शहद की श्यानता कम है, इसलिए जल स्पीड से बहेगा कहीं पर भी। अगर आप शहद को अगर आप कहीं पर से बहाएंगे तो इस धीरे धीरे बहेगा, स्पीड से नहीं बहेगा। ठीक है, इसीलिए जल की श्यानता कम है और शहद की श्यानता ज़्यादा है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइस होता है। अच्छा, गैसों की श्यानता अगर ताप बढ़ाने पर क्या है, बढ़ती है। अगर गैसों की अगर आप श्यानता बढ़ा देंगे, गैसों की श्यानता का अगर आपको बढ़ाना है, अगर उसमें ताप आप बढ़ा देंगे, यानी गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ओहो, इतना प्रचलन है, वाह क्या बात है। चलो, हम लोग अपनी पूजा में लगे हैं, लोग अपनी पूजा में लगे हैं। लिखा है 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। आपको ध्यान में रखना है ये वाला। अच्छा, ऑप्शन में देता है 10 की पावर 12, सॉरी ऐसे ही
10 के पावर 12। आंसर में आपको ये भी मिलेगा। अरे हट जाओ, आपको ऑप्शन में 10 के पावर 12 ये भी आपको मिलेगा। ये जो कि ये वाला गलत है, ठीक है ना, यही आपका उत्तर सही होगा, 10 के पावर -12 ग्राम। अच्छा, जो आपका दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे जो ये वाला, जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार शून्य होता है। जैसे मान लीजिए लिफ्ट का जो वायर लगी हो टूट जाए और लिफ्ट और व्यक्ति उसमें अंदर एक व्यक्ति बैठा हो तो उसका भार शून्य होगा। अच्छा, अब बोलेंगे कि व्यक्ति का भार ज़्यादा कब होगा? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, अगर उसमें व्यक्ति अगर बैठा हो तो उसका भार ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। मैं छोटी सी बना देता हूँ पृथ्वी, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, यानी यहाँ पर शून्य होता है। अच्छा, अब बोलेंगे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो जबकि साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर किसी पिंड का भार मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम कहाँ पर होता है? तो सेंटर पर होता है, केंद्र पर होता है। ओके, इसमें अगला पॉइंट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? ये प्रश्न आपको फिजिक्स से मिलेगा और यही प्रश्न आपको मिलेगा किसमें? भूगोल में, जियोग्राफी में, ग्राफी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट भी है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना, आपका इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसका, ठीक है ना। हाँ, इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन फिजिक्स का भी है और बायोलॉजी का भी है, सॉरी उसका जियोग्राफी का भी है। अच्छा, मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं थर्मोस्फीयर में। लिथोस्फीयर वो है जहाँ पर हम लोग पैर रख कर के चलते हैं, वही है लिथोस्फीयर, ठीक है ना। हाँ, मानव निर्मित उपग्रह यानी जैसे सैटेलाइट्स हम कोई प्रक्षेपित करते हैं, जैसे भारत का पहले था आर्यभट्ट पहला, ठीक है ना। सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं किसमें? थर्मोस्फीयर यानी कि वायुमंडल में। एक और देखते हैं, द्रव्यमान अदिश राशि है किंतु भार सदिश है। अच्छा, द्रव्यमान अदिश राशि है, अदिश यानी कि इसमें दिशा नहीं है, केवल परिमाण भरो, ठीक है ना। और भार में क्या है? भार में दिशा भी है और परिमाण भी है, यानी भार एक सदिश राशि जबकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ओके, मैंने सदिश और अदिश का वीडियो मैंने टिक्स बनाया था इससे पहले, अगर आप उसे देखेंगे आपको बेहतर तरीके से आपको आ पाएगा कि सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं। एक और देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे जाते हैं। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कौन सा? बर्नौली का सिद्धांत। अच्छा, एक ऑप्शन में देता है क्या यहाँ पर ऐसे ही, मेरा पेन कहाँ है भाई? ये है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, जो कि गलत है। आधारित है ये मैंने अभी लिखा जो वाला, ये पूरा गलत है, ठीक है। यानी बर्नौली का जो सिद्धांत है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये न्यूटन का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, कमेंट कर देना है आपको। शुद्ध सोना यानी प्राइमरी गोल्ड होता है कितना? 24 कैरेट का। इसमें बोलते हैं कि हाँ 100% आपको सोना मिलेगा। आप किसी सुनार के पास जाएंगे, बोले कि भाई साहब हम तो आपको शुद्ध सोना देंगे 24 कैरेट गोल्ड, लेकिन दरअसल वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। वो 18 कैरेट आपको देता है। कहाँ गया मेरा पेन? एक मिनट। 18 कैरेट आपको देगा, ठीक है ना। 24 कैरेट गोल्ड जुड़ेगा ही नहीं, इसलिए इसमें तांबे का इस्तेमाल करते हैं, शुगर मिला देते हैं ताकि इस सोने को जोड़ सकें। 24 कैरेट सोना कभी कोई नहीं देता, ठीक है ना, 18 कैरेट सभी देते हैं,
एक और देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। लिखा है ये हृदय स्पंदन को समांजित किया जाता है पेजमेकर द्वारा, यानी हार्ट में जिसकी प्रॉब्लम होती है इसमें पेजमेकर लगाया जाता है, ठीक है ना। और इस पेजमेकर को हल्का करने के लिए लिथियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यानी हृदय स्पंदन को समांजित किया जाता है पेजमेकर द्वारा। जिनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है ना, धड़कने में, हार्ट पंपिंग करने में, वहाँ पर पेजमेकर का इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें जो बैटरी पड़ी होती है ना, लिथियम की होती है, बहुत हल्की बैटरी पड़ी होती है, और एक लगभग 8-10 साल चल जाता है एक पेजमेकर। और इस पे इसी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना पेजमेकर, और इसको बड़े बड़े हैकर हैक भी कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया जा सकता है, लोग हैक कर लेते हैं, ठीक है ना। बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते रहते हैं। भाई अगर उनका घनत्व कम होगा तो तैरेंगे। बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते हैं, क्यों तैरते हैं? हवा की श्यानता और कम घनत्व के कारण। हवा की श्यानता कम होगी और कम घनत्व के कारण जो बादल हैं वो आसमान में तैरेंगे आपकी। और जब इन्हीं का घनत्व बढ़ जाएगा तभी वर्षा के रूप में, बूंद के रूप में वो पृथ्वी पर आकर के बूंदें चली जाएंगी, पूरा का पूरा वाष्प, पूरा पूरा पानी, ठीक है, पूरा का पूरा जल। तो ये रही आपकी क्लास मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं यही चाहूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और इस PDF को मैं आपको दे दूँगा जैसे आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कि हाँ मुझे ये PDF चाहिए, ताकि आप इसे घर पर रिवीजन कर सकें। तो मैं क्लास को मैं यहीं पर मैं एंड करता हूँ, और मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए या अगर आपको किसी और वीडियो पर क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वैसी वीडियो लाने का भरसक प्रयास करूँगा। ओके, चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।